हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी क्लास है वो है डिस्प्लेसमेंट करंट की क्लास। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट करंट बेसिकली कहाँ से निकल करके आया। एम्पियर सर्किटल लॉ हम लोग पढ़े थे पिछले क्लासेस में। एम्पियर सर्किटल लॉ में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने बताया था, जेसी मैक्सवेल ने, कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने की आवश्यकता है टाइम वेराइंग फील्ड के लिए। एम्पियर सर्किटल लॉ की जो इक्वेशन थी वो गलत नहीं थी, वो सही थी, लेकिन वो स्टेडी स्टेट के लिए सही थी। उसको मॉडिफाई करने की जरूरत थी और उसको रेक्टिफाई करके, मॉडिफाई करके जो मैक्सवेल थे उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया था टाइम वेराइंग फील्ड के लिए। तो वहां से डिस्प्लेसमेंट करंट का जो है कॉन्सेप्ट निकल करके हमारे पास आया था। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट करंट का जब एग्जाम में टॉपिक देगा कि आपको प्रूव करना है, आपको दिखाना है डिस्प्लेसमेंट करंट का इक्वेशन आपको निकाल करके दिखाना है, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी क्या होती है, तो आप क्या एग्जाम में आप लिख करके आएंगे। आप देखिए, फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ डिफरेंशियल फॉर्म वी हैव। एम्पियर सर्किटल लॉ के डिफरेंशियल फॉर्म हम जानते हैं। कर्ल ऑफ बी इक्वल टू म्यू नॉट जे होता है। तो यहाँ पे B को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बता चुका है पिछले क्लासेस में कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। अपने रिलेशन में ये होता है B इक्वल टू म्यू नॉट जे, हम जानते हैं। जहां म्यू नॉट जो होता है हमारी परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस होती है, ठीक है ना। तो यहाँ B की जगह पे ये म्यू नॉट H, B इक्वल टू म्यू नॉट H होता है। B इक्वल टू म्यू नॉट H, इस B की जगह पे म्यू नॉट H रखेंगे हम यहाँ पे। तो B की जगह पे यहाँ पे म्यू नॉट H, तो यहाँ पे आपका डेल उसी तरीके से क्रॉस म्यू नॉट H इज इक्वल टू म्यू नॉट जे आपका उसी तरीके से। यहाँ पे आपका म्यू नॉट और म्यू नॉट हमारा कांस्टेंट है, तो ये म्यू नॉट और म्यू नॉट क्या हो जाएगा, आपका रिमूव हो जाएगा। चलिए इसी से कर लेते हैं। म्यू नॉट और म्यू नॉट आपका ये रिमूव हो जाएगा, कांस्टेंट है ये। और ये जो है हमारा क्या बच जाएगा, कर्ल ऑफ H इज इक्वल टू जे, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 हमारा निकल करके आ रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ LHS और RHS में हम क्या करेंगे, डाइवर्जेंस ले लेंगे। तो लिखेंगे टेकिंग डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। तो डाइवर्जेंस यहाँ पे हम लिए एक डेल LHS में और RHS में, दोनों जगह डेल से डॉट कर दिए। तो डेल डॉट कर्ल ऑफ H डेल डॉट जे। जिस एक्सप्रेशन में, जिस इक्वेशन में कर्ल के साथ डेल आता है डॉट में, उसकी वैल्यू ऑलवेज जीरो जाती है। पिछले क्लासेस में बता चुका हूं, एज डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो होता है। तो डेल डॉट कर्ल ऑफ H हमेशा आपका जीरो होगा। तो ये वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी। तो जीरो इक्वल टू डेल डॉट जे वेक्टर हमारा निकल करके आएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे। अब हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, जैसे कल का लेक्चर मैंने अपलोड किया था यूट्यूब पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का, वहां पे आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू हम कहां से डिराइव किए हुए थे। वहां से आप, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देख लीजिएगा। तो ये जो है डेल डॉट जे इक्वल टू माइनस करली रो बाई करली टी, ये आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, जहां पे रो जो होता है हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को, दोनों को हम कंपेयर करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 3 है। आप देख सकते हैं कि डेल डॉट जे हमारा बराबर है। इन दोनों कंपेयर करेंगे तो करली रो बाई करली टी माइनस करली रो बाई करली टी इक्वल टू जीरो के बराबर हो जाएगा। जहां पे अगर माइनस करली रो बाई करली टी जीरो है तो रो हमारा कांस्टेंट होता है। तो ये जो रो हमारा कांस्टेंट, तो रो हमारा क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारी कांस्टेंट निकल करके आ रही है। तो यहां लिखेंगे विच इज ओनली ट्रू फॉर स्टेडी स्टेट कंडीशन एंड नॉट ट्रू फॉर देयर टाइम डिपेंडेंट फील्ड्स। तो ये जो है केवल स्टेडी स्टेट कंडीशन के लिए ट्रू है, आपकी टाइम वेराइंग फील्ड के लिए ये ट्रू नहीं होगी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जेसी मैक्सवेल, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल सर कहे कि यहाँ पे आपकी इक्वेशन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है टाइम वेराइंग फील्ड के लिए कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए। टाइम वेराइंग फील्ड के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ में लाइट चली गई। टाइम वेराइंग फील्ड के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ में हमको क्या करना पड़ता है, मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। मॉडिफिकेशन हम करेंगे, उसके बाद ही जो है आपका टाइम वेराइंग फील्ड के लिए प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट करंट का कांसेप्ट निकल करके आएगा। देखिए कैसे, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा था, लिख करके बताया था, सो जेसी मैक्सवेल सजेस्टेड दैट इक्वेशन 1 इज इनकम्प्लीट। तो जेसी मैक्सवेल ये कहे कि एम्पियर सर्किटल लॉ का इक्वेशन गलत नहीं है, वो इनकम्प्लीट है, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। And needs some modification. He suggested we must add some j vector dash to RHS of equation number 1 to make it valid for time varying field. अब इन्होंने कहा, इन्होंने सजेस्ट किया कि जो इक्वेशन नंबर 1 हमारा है,
इसके आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड में कुछ वेक्टर हमको ऐड करना पड़ेगा, जैसे वेक्टर जे डैश हमको ऐड करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू निकालेंगे हम लोग। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 में आरएचएस में कुछ हम वैल्यू ऐड करेंगे, जैसे वेक्टर जे डैश हम ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू जेसी मैक्सवेल सर, तो वहां पे टाइम वैराइंग फील्ड के लिए वैलिड कंडीशन निकल करके आ जाएगी, और एम्पियर सर्किट लॉ का जो इक्वेशन है वो मॉडिफाइड फॉर्म में हमारा निकल कर चला आएगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में जे डैश वेक्टर जे डैश को हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू वेक्टर जे प्लस वेक्टर जे डैश, ये इक्वेशन हो जाएगी। और ये जो नई इक्वेशन फॉर्म हुई है यहाँ पे, जो नई इक्वेशन फॉर्म हुई है, इसको इक्वेशन नंबर हम 4 कह रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 4 हम कहेंगे यहाँ पे, और इक्वेशन नंबर 4 के कहने के बाद यहाँ पे दोनों तरफ हम डेल का जो है आपका दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, डाइवर्जेंस ले लेंगे दोनों तरफ हम। तो यहाँ पे भी डाइवर्जेंस, यहाँ पे भी डाइवर्जेंस, तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एच, डाइवर्जेंस ऑफ जे, डाइवर्जेंस ऑफ जे डॉट, ये दोनों जगह हम ले लिए यहाँ दोनों इक्वेशन दोनों तरफ एलएचएस एंड आरएचएस। तो इसकी वैल्यू जैसा कि बता चुका हूँ 0 हो जाएगी, डेल डॉट कर्ल ऑफ एच की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। और ये आपका उसी तरीके से हो जाएगा डेल डॉट जे वेक्टर प्लस डेल डॉट जे डैश वेक्टर। इसको हम लोग इधर करेंगे तो इस वाले पार्ट को इधर करिए, तो डेल डॉट जे हो जाएगा जे डैश, और ये माइनस में चला आएगा, एक हम लोग इधर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा डेल डॉट जे डैश। अब देखिए ये माइनस डेल डॉट जे वेक्टर है, और डेल डॉट जे की वैल्यू माइनस करली रो बाई करली टी होती है, यहां से हम लोग जानते हैं, यहां से आप देख सकते हैं, यहां से हम लोग जानते हैं। तो ये माइनस में पहले से है, और ये माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और डेल डॉट जे डैश की वैल्यू करली रो बाई करली टी आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा। अब यहां पर हम डिफरेंशियल फॉर्म जानते हैं, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डिफरेंशियल फॉर्म जानते हैं, वो होता है डेल डॉट इक्वल टू रो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक वी हैव डेल डॉट वेक्टर इक्वल टू रो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो रो की वैल्यू निकल जाएगी एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट ई। डेल और एप्सिलॉन नॉट दोनों हमारी इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है, इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो वेक्टर डेल ब्रैकेट में हो जाएगा, ये आगे जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई। तो ये जो हमारी रो की वैल्यू निकली हुई है इक्वेशन नंबर 6 में, इस रो की वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहां पुट करेंगे इसके जगह पे। तो इस रो की वैल्यू को हम उठा करके इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे। तो जैसे ही इक्वेशन नंबर 6 को इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, यूजिंग इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5 वी हैव, तो क्या आ जाएगी वैल्यू हमारी, तो डेल डॉट जे वेक्टर इक्वल टू करली बाई करली टी, ये हो जाएगा आपका क्या, ये आपका उसी तरीके से ये वाला पार्ट, डाइवर्जेंस ये पूरी वैल्यू रख रहे हैं, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट और ये वेक्टर ई। तो एप्सिलॉन, ये जो हमारा डाइवर्जेंस, ये जो हमारा डेल है, डेल हमारा इंडिपेंडेंट और ये इंडिपेंडेंट दोनों क्वांटिटी, इसको बाहर करेंगे, और करली बाई करली टी एप्सिलॉन नॉट ई हम लोग यहां रखेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट ई की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट करंट है, जो कि मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन को दर्शाता है। हम बता चुके हैं मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन में, हम लोग पिछले क्लासेस में हम बता चुके थे, उसका दूसरा फॉर्म निकालता है मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन का, इसी से इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट करंट से। तो D बराबर एप्सिलॉन नॉट E होता है, हमको पता है। तो एप्सिलॉन नॉट E को हम वेक्टर D लिख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू आ जाएगा डेल डॉट, ये हो जाएगा वेक्टर J इक्वल टू डेल डॉट करली D बाई करली T, है ना। तो ये यहां तक हमारी इक्वेशन निकल करके आ गई। अगर इस इक्वेशन को हम ऑपरेट करें, तो डेल से डेल ऑपरेट कर दीजिए, तो हमारी वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, देखिए जरा। अगर डेल से डेल को हम ऑपरेट कर देते हैं, तो वेक्टर J इक्वल टू डेल डी अपॉन में करली टी अपॉन में करली टी, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी निकल करके। और इस इक्वेशन को हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 7, ठीक। अब देखिए इक्वेशन नंबर 7, ये जे डैश की वैल्यू निकल करके चाहिए, वेक्टर जे डैश वैल्यू करली टी अपॉन में करली टी। अब देखिए इसके आगे जो जे डैश की वैल्यू है, इसको इक्वेशन नंबर 7 को उठा करके इक्वेशन नंबर 4 रखेंगे। मींस हमको ये वेक्टर जे डैश की वैल्यू चाहिए थी, और वेक्टर जे डैश की वैल्यू हमको मिल गई। इस वैल्यू को उठा के हम यहां रखेंगे, तो जो नया इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा वो हम देखते हैं कि कैसा इक्वेशन निकल करके आएगा। यही इक्वेशन जो जब यहां पे इसको उठा के पुट करेंगे, तो इसी इक्वेशन को हम कहेंगे वो इक्वेशन जो हम निकालना चाहते थे डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए, है ना। तो देखते हैं एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, इस इक्वेशन को हम कहेंगे एम्पियर मैक्सवेल लॉ। क्या निकल करके आता है नेक्स्ट सेक्शन में हम देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पिछले वाले सेक्शन में यहाँ पर प्रोनाउंस करते समय b इक्वल टू म्यू नॉट j यहाँ प्रोनाउंस कर दिया हूँ। यहाँ पे b वेक्टर b इक्वल टू
म्यू नॉट वेक्टर एच ही है ना, बी इक्वल टू म्यू नॉट एच है, इसकी वैल्यू पुट किया जाएगा, है ना। तो यहाँ प्रोनाउंस करते समय मिस्टेक हो गया, यहाँ पे बी वेक्टर बी इक्वल टू म्यू नॉट एच है। हाँ, तो कहां तक हमारी बात हो गई थी, देखिए इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 7 निकल गया था। तो मैंने बताया था इक्वेशन नंबर 7 मतलब वेक्टर जे डैश करली टी बाई करली टी की वैल्यू को उठा करके यहाँ रखना है, तो हमारी नई इक्वेशन फॉर्म होगी। तो जैसे इस वैल्यू को उठा के यहाँ रखेंगे, हमारी यूजिंग इक्वेशन 7 इक्वेशन 4 कर्ल ऑफ वेक्टर एच इक्वल टू कर्ल ऑफ एच इक्वल टू जे इक्वल टू करली डी बाई करली टी। तो ये जो इक्वेशन हमारी निकल करके आ रही है, इस इक्वेशन को कहते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, या इसी इक्वेशन को हम कहते हैं एम्पियर मैक्सवेल लॉ। एम्पियर मैक्सवेल लॉ इसलिए कहते हैं कि एम्पियर का तो काम था ही था, साथ के साथ ये मैक्सवेल साहब आकर के इसको मॉडिफाई किए, इसलिए मिला जुला नाम इसका पड़ा, एम्पियर मैक्सवेल लॉ इसका नाम पड़ा। तो यहाँ पे जो वेक्टर जे डैश का जो हमारा वैल्यू निकल रही थी, वेक्टर जे डैश की जो हमारी वैल्यू निकल रही थी वो करली डी बाई करली टी यहाँ पे निकल रही थी, जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी कहते हैं। As it arises when electric field displacement vector vector d changes with time, और ये अराइज होती है जैसे जैसे वेक्टर डी जो है डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे समय के साथ चेंज होता है वैसे वैसे जो है ये अराइज होती है। तो जैसे कि हम IC इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी एस लिखते हैं, मीन्स IC जो हमारा कंडक्शन करंट होता है, उसी प्रकार से डिस्प्लेसमेंट करंट को भी हम लिखते हैं ID इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन जे डैश डी एस। तो ये जो ID की वैल्यू है, यही वैल्यू जो है जो जे डैश आ रही है, जो जे डैश की वैल्यू है और ये जो ID की वैल्यू है, यहीं तक आप एग्जाम में करके आएंगे और बताएंगे कि जो ID है उसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, जे डैश है उसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी कहते हैं। इसके बाद हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे जो कि सेकंड पार्ट में होगा। ये कौन सा पार्ट था? ये पार्ट 1 था, ये पार्ट 1 था, डिस्प्लेसमेंट करंट का ये पार्ट 1 था। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाऊंगा कि कितना मैग्नीट्यूड इसका निकल करके आता है। अगर लॉन्ग में क्वेश्चन आता है लगभग 15 मार्क्स में, तो आपको मैग्नीट्यूड निकालना होता है ना। बाकी शॉर्ट में आएगा, वेरी शॉर्ट में आएगा तो यहां तक आप कर सकते हैं, शॉर्ट में आएगा तो कर सकते हैं, लॉन्ग में अगर आया तो उसमें मैग्नीट्यूड तो आपको निकालना ही निकालना है ना। चलिए, उम्मीद करूंगा आज की क्लास समझ में आई होगी। तो हमारे चैनल को अगर क्लास समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच बेटा।